यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। नेंडरथल 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। स्पेन की गुफाओं से उनके आखिरी पदचिह्न गायब हो गए, उनकी आग बुझ गई। इतिहास कहता है कि वे अब नहीं रहे, लेकिन एक सच्चाई है जो कोई आपको नहीं बताता। आपके डीएनए का 2 से 4% हिस्सा नेंडरथल है, अभी आपकी कोशिकाओं के अंदर। वे गायब नहीं हुए हैं, वे अभी भी आपके अंदर जीवित हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? क्या आपने कभी डीएनए टेस्ट करवाया है? कमेंट में अपने देश का नाम लिखें। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि यह क्यों जरूरी है। अब यहां पर बात थोड़ी अजीब हो जाती है। अगर आप यूरोपीय, एशियाई या अमेरिकी मूल के हैं तो आप में नेंडरथल जीन मौजूद हैं। लेकिन अगर आपके पूर्वज कभी अफ्रीका से बाहर नहीं निकले तो आप में ये जीन लगभग न के बराबर है, 0। और ये दोनों समूह एक ही प्रजाति के हैं, होमोसेपियंस, एक ही इंसान, अलग अलग डीएनए। 50,000 साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकले। वे मध्य पूर्व में पहुंचे और वहां ठंडे पहाड़ों और जंगलों में उनकी मुलाकात नेंडरथल लोगों से हुई। और उनकी मुलाकात सिर्फ हुई ही नहीं, बल्कि उन्होंने उनके साथ बच्चे भी पैदा किए। वे संकर संतानें जीवित रहीं, उनके अपने बच्चे हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी नेंडरथल डीएनए अफ्रीका के बाहर की हर मानव आबादी में फैलता चला गया। तो यहां वो सवाल है जो वैज्ञानिकों को रातों की नींद उड़ा देता है। अगर हमने नेंडरथल लोगों की जगह ली है तो हम उनके जीन क्यों रखते हैं? और अगर हम उनके साथ घुल मिल गए थे तो क्या हमने सचमुच उनकी जगह ली है? लेकिन यहां एक बात समझ से परे है। कुछ आबादी ने इस डीएनए को बरकरार रखा और फली फूली, जबकि अन्य ने इसे पूरी तरह से खो दिया और हाल तक किसी को भी इसका कारण नहीं पता था। आइए बात करते हैं कि अफ्रीका में उस नेंडरथल डीएनए का क्या हुआ। लोग मानते हैं कि अफ्रीकी लोगों में नेंडरथल जीन नहीं होते क्योंकि उनके पूर्वज कभी नेंडरथल से नहीं मिले थे। यह गलत है। असली कारण गहरा रंग है। प्राकृतिक चयन ने इसे मिटा दिया। 2016 में यूसीएलए और हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने एक खोज की। डॉक्टर इवान जुरिक और उनकी टीम ने हजारों जीनोम का अध्ययन किया। उन्हें कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। नेंडरथल जीन में हानिकारक उत्परिवर्तन थे, छोटे छोटे उत्परिवर्तन, घातक नहीं, लेकिन इतने कमजोर कि हजारों वर्षों के विकास के दौरान धीरे धीरे वे मानव आबादी से समाप्त हो गए। लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात है। अफ्रीका में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई, बहुत ही तेजी से। क्यों? क्योंकि ठंडे यूरोप में मनुष्यों को जीवित रहने में मदद करने वाले जीन गर्म, रोगग्रस्त अफ्रीका में नुकसानदायक साबित हुए। उत्तरी वायरसों से लड़ने वाले प्रतिरक्षात्मक जीन ने अफ्रीकियों को मलेरिया और उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया। इसलिए प्राकृतिक चयन ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करता है, उसने उन्हें हटा दिया। आपका परिवेश केवल आपकी संस्कृति को ही आकार नहीं देता, यह तय करता है कि कौन सा प्राचीन डीएनए आपकी वंश परंपरा में बना रहेगा और कौन सा मिट जाएगा। लेकिन हजारों मील दूर एशिया के पहाड़ों में कुछ बिल्कुल अलग ही हुआ। वहां नेंडरथल डीएनएन केवल जीवित रहा, बल्कि एक महाशक्ति बन गया। और वह आबादी जिसमें सबसे अधिक नेंडरथल डीएनए संरक्षित है, आपको विश्वास नहीं होगा कि वह कौन है। अधिकांश लोगों का मानना है कि यूरोपियों में नेंडरथल डीएनए की मात्रा सबसे अधिक है। यह बात तर्कसंगत लगती है ना? नेंडरथल यूरोप में ही रहते थे। गलत। पूर्वी एशियाई लोगों में यूरोपियों की तुलना में 40% अधिक नेंडरथल डीएनए पाया जाता है, 40%। और दोनों समूह एक ही समय में एक ही क्षेत्रों में नेंडरथल लोगों के साथ मिश्रित हुए थे। 2013 में डॉक्टर जेफरी वॉल ने जेनेटिक्स नामक पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित किया। उनकी टीम ने दुनिया भर के 42 व्यक्तियों का विश्लेषण किया। उन्होंने यह मापा कि प्रत्येक आबादी में नेंडरथल डीएनए की कितनी मात्रा मौजूद है। पूर्वी एशियाई लोगों में कुछ जीन क्षेत्रों में लगभग 10% नेंडरथल वंश पाया गया। यूरोपीय लोगों में यह मात्रा काफी कम थी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत,
शायद एशिया में अंतरप्रजनन की दूसरी लहर आई हो जिसे यूरोपीय लोग देख नहीं पाए। दूसरा सिद्धांत, शायद पूर्वी एशियाई आबादी ने जानबूझकर इन जीनों को संरक्षित रखा हो क्योंकि वे उपयोगी थे। पता चला कि दूसरा सिद्धांत सही था। नेंडरथल के उन जीनों ने पूर्वी एशियाई लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज दी, मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने पाया कि नेंडरथल लोगों ने एचएलए जीन विरासत में दिए थे। ये वे जीन हैं जो शरीर को वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने में मदद करते हैं। इनके बिना आप संक्रमणों से लड़ नहीं सकते। जब 50,000 साल पहले मनुष्य एशिया में आए तो उन्हें ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। नए वायरस, नए बैक्टीरिया और नेंडरथल डीएनए ने उन्हें बचा लिया। लेकिन एक बात ऐसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वही जीन जिन्होंने आपके पूर्वजों की जान बचाई, वही जीन अब आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जीवित रहने के हर फायदे की एक कीमत होती है। आइए आज इस बारे में बात करते हैं कि नेंडरथल डीएनए आप पर क्या प्रभाव डाल रहा है। वे प्रतिरक्षा जीन जिन्होंने प्राचीन मनुष्य को वायरस से बचाया था, अब वे क्रोहन रोग, ल्यूपस, टाइप 2 मधुमेह, गंभीर एलर्जी और शरीर पर ही हमला करने वाले स्व प्रतिरक्षित विकारों का खतरा बढ़ाते हैं। 2018 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने ब्रिटेन में 5 लाख लोगों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि आधुनिक मनुष्यों में अभी भी 4000 से अधिक नेंडरथल जीन वेरिएंट सक्रिय हैं। ये वेरिएंट 47 अलग अलग लक्षणों को प्रभावित करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर द्वारा कैलोरी जलाने का तरीका और यहां तक कि त्वचा का सूर्य की रोशनी पर प्रतिक्रिया करने का तरीका भी इनमें शामिल है। जिस डीएनए ने मनुष्य को यूरोप और एशिया पर विजय प्राप्त करने में मदद की, वही अब आधुनिक चिकित्सा में कुछ सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। विकास को आपके भविष्य की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि आप बच्चे पैदा करने लायक उम्र तक जीवित रहें। नेंडरथल जीन ने प्राचीन मनुष्यों को 30 साल तक जीने में मदद की, लेकिन अब हम 80 साल तक जीते हैं और वही जीन ऐसी समस्याएं पैदा कर रहे हैं जिनकी विकास ने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी। लेकिन प्रतिरक्षा ही एकमात्र उपहार नहीं था जो नेंडरथल ने हमें दिया। उन्होंने हमें कुछ ऐसा भी दिया जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ऐसा जिसने हमें इस ग्रह पर मौजूद हर दूसरी प्रजाति से अलग कर दिया। और यह सब एक जीन पर निर्भर करता है, एक ऐसा जीन जो बोलने को नियंत्रित करता है। वर्ष 2001 में वैज्ञानिकों ने FOXP2 नामक जीन की खोज की। यह खोज संयोगवश हुई। एक ब्रिटिश परिवार में एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ था जिसके कारण उनके लिए बोलना लगभग असंभव था। उनका मस्तिष्क भाषा के लिए आवश्यक मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उस जीन को भाषा जीन के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करते हैं 2007 की। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक अविश्वसनीय काम किया। उन्होंने 43,000 साल पुराने जीवाश्म से नेंडरथल डीएनए का अनुक्रमण किया और उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। नेंडरथल में FOXP2 का वही संस्करण था जो आधुनिक मनुष्यों में है। वही 2 उत्परिवर्तन, वही जीन। इसका मतलब है कि नेंडरथल बोल सकते थे। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। दशकों तक वैज्ञानिकों ने यही माना कि भाषा ही हमें खास बनाती है। यही वजह है कि हम बच गए और वे नहीं। लेकिन अगर वे भी बोल सकते थे तो फिर फर्क क्या था? इसका जवाब पेचीदा है। दोनों प्रजातियां बोल सकती थीं, लेकिन आधुनिक मनुष्यों की तंत्रिका संरचना थोड़ी बेहतर थी। उनकी सोचने समझने की क्षमता तेज थी, उनका व्याकरण बेहतर था और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने बड़े सामाजिक नेटवर्क बनाए। हमने पूरे महाद्वीपों में ज्ञान साझा किया। नेंडरथल 20 या 30 लोगों के छोटे समूहों में रहते थे। हमने सैकड़ों लोगों के कबीले बनाए। भाषा ने हमें केवल जीवित रहने में ही मदद नहीं की, बल्कि याद रखने में भी मदद की। हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से सीखी हुई बातों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। इसी वजह से हम उनसे ज्यादा समय तक टिके रहे। लेकिन भाषा ही एकमात्र ऐसा लाभ नहीं था
जो हमें विलुप्त प्रजातियों से विरासत में मिला। एक और जीन है, एक ऐसा जीन जो एक ऐसी प्रजाति से आया है जिसके अस्तित्व के बारे में हमें शायद ही पता था। और यह जीन एक पूरी आबादी को जीवित रहने में सक्षम बनाता है जबकि बाकी सभी मर जाते। आइए मैं आपको डेनिसोवन से परिचित कराता हूं। इतिहास के अधिकांश समय तक हमें इनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं था। फिर 2008 में वैज्ञानिकों को साइबेरिया की एक गुफा में उंगली की एक छोटी सी हड्डी मिली। उन्होंने डीएनए का विश्लेषण किया और पाया कि यह मानव की एक बिल्कुल नई प्रजाति की हड्डी है। निएंडरथल नहीं, होमोसेपियंस नहीं, कुछ और ही। उन्होंने उन्हें डेनिसोवन कहा। अब यहां से मामला और भी रोमांचक हो जाता है। तिब्बती और शेरपा लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, यानी 13,000 फीट। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल की तुलना में 40% कम होता है। ज्यादातर लोग बेहोश हो जाएंगे, उनका खून गाढ़ा हो जाएगा, उन्हें स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने का खतरा होगा। लेकिन तिब्बतियों को यह समस्या नहीं है और 2014 में वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसका कारण पता लगा लिया। डॉक्टर एमिलिया ह्यूर्ता सांचेज और उनकी टीम ने नेचर पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने तिब्बती लोगों के जीनोम का विश्लेषण किया और EPAS एक नामक एक जीन की खोज की। यह जीन नियंत्रित करता है कि उच्च ऊंचाई पर शरीर लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कैसे करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वो जीन आधुनिक मनुष्यों से नहीं आया था, वो डेनिसोवन से आया था। तिब्बतियों को यह जीन हजारों साल पहले डेनिसोवन के साथ अंतर प्रजनन से विरासत में मिला था और प्राकृतिक चयन ने इसे इतना प्रबल रूप से बढ़ावा दिया कि आज लगभग 90% तिब्बतियों में यह जीन मौजूद है। उस जीन के बिना तिब्बती लोग जहां रहते हैं वहां जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उस जीन के साथ वे फल फूल रहे हैं। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्रमुख मानव आबादी में इस प्रकार का कोई ना कोई प्राचीन लाभ मौजूद होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के अनुकूल त्वचा का रंग, स्थानीय रोगों के अनुरूप प्रतिरक्षा जीन, उपलब्ध भोजन के अनुकूल चयापचय। हम सिर्फ होमोसेपियंस नहीं हैं, हम उन सभी मानव प्रजातियों का मिश्रण हैं जिनसे हम कभी मिले हैं। लेकिन डेनिसोवन सिर्फ आधुनिक मनुष्यों के साथ ही नहीं मिले, बल्कि वे नेंडरथल लोगों के साथ भी मिले और हमें इसका सबूत मिल गया है। उसका नाम डेनी था और वह नामुमकिन सी होनी चाहिए थी। साल 2012 में पुरातत्वविद साइबेरिया की डेनिसोवा गुफा में खुदाई कर रहे थे। उन्हें हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, बस एक लंबी हड्डी का टुकड़ा। कोई खास बात नहीं। उन्होंने इसे डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा और जो रिपोर्ट आई उससे सब कुछ बदल गया। यह हड्डी एक 13 वर्षीय लड़की की थी। लोग उसे डेनी कहते थे और जब वैज्ञानिकों ने 2018 में उसके जीनोम का अनुक्रमण किया तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। डेनी की मां नेंडरथल थी, उसके पिता डेनिसोवन थे। वह पहली पीढ़ी की संकर संतान थी, 2 अलग अलग मानव प्रजातियों की संतान। यह कोई दुर्लभ संयोग नहीं था। डेनी के पिता के पूर्वज भी सैकड़ों पीढ़ियों पहले नेंडरथल थे। इसका मतलब है कि अंतर प्रजनन केवल एक बार नहीं हुआ, बल्कि हजारों वर्षों तक बार बार होता रहा। लेकिन असली बात तो वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देती है। डेनी की मां साइबेरिया से नहीं थी। उनका जीनोम क्रोएशिया के नेंडरथल से मेल खाता था। क्रोएशिया 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। पता नहीं कैसे नेंडरथल पूरे महाद्वीपों में प्रवास कर रहे थे और जहां भी जाते दूसरी प्रजातियों के साथ घुल मिल जाते थे। दशकों से हमें यही सिखाया गया है कि नेंडरथल और डेनिसोवन आधुनिक मनुष्यों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण विलुप्त हो गए। लेकिन क्या होगा अगर यह सच न हो? क्या होगा अगर वे विलुप्त ही न हुए हों? क्या होगा अगर वे समाहित हो गए हों? और डेनी इकलौता रहस्यमय बच्चा नहीं था। नए शोध से पता चलता है कि आधुनिक डीएनए में एक और प्रजाति छिपी हुई है, एक रहस्यमयी प्रजाति, एक ऐसी प्रजाति जिसके अवशेष हमें आज तक नहीं मिले हैं और यह इतने समय से पश्चिम अफ्रीका में छिपा हुआ था। 2020 में UCLA के शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा किया जो विज्ञान कथा जैसा लगता है।
डॉक्टर श्रीराम शंकर आर्मर और उनकी टीम ने पश्चिम अफ्रीका के 400 लोगों के जीनोम का विश्लेषण किया। उन्होंने आधुनिक मनुष्यों से मेल न खाने वाले डीएनए की खोज के लिए एक कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग किया और उन्हें वह मिल गया। पश्चिम अफ्रीका के डीएनए का 2 से 19% हिस्सा एक पूरी तरह से अज्ञात प्राचीन मानव प्रजाति से आता है, एक रहस्यमयी आबादी। हमें उनके जीवाश्म कभी नहीं मिले। हम नहीं जानते कि वे कैसे दिखते थे, यहां तक कि हमने उनका नाम भी नहीं रखा है। लेकिन इस समय वे जीवित लोगों के अंदर हैं। यह लुप्तप्राय प्रजाति निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों के साझा पूर्वज से लगभग 3,60,000 से 1 मिलियन वर्ष पहले अलग हुई थी। यह बहुत प्राचीन है, निएंडरथल से भी प्राचीन, डेनिसोवन से भी प्राचीन। जिन आबादी में यह डीएनए पाया जाता है उनमें सिएरा लियोन के मेंडे लोग, नाइजीरिया के योरूबा और एसन लोग और गाम्बिया के कई समूह शामिल हैं। मुझे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों को इस प्रजाति की खोज के लिए जीवाश्मों की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने इसे पूरी तरह से गणित के माध्यम से खोजा, जीवित मनुष्यों के जीनोम की आपस में और निएंडरथल के जीनोम से तुलना करके। अगर हम बिना एक भी हड्डी खोदे किसी लुप्तप्राय प्रजाति का पता लगा सकते हैं, तो हमारे डीएनए में कितनी और प्रजातियां छिपी होंगी। जब भी शोधकर्ता किसी नई आबादी का अनुक्रमण करते हैं तो उन्हें और भी रहस्य मिलते हैं, और भी अज्ञात पूर्वज, और भी विलुप्त प्रजातियां जिनके अस्तित्व के बारे में हमें पता ही नहीं था। हम सिर्फ निएंडरथल के अंश नहीं हैं, हम दर्जनों प्रजातियों का मिश्रण हैं, शायद इससे भी अधिक। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं, वह सवाल जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। यदि आपके डीएनए का 2 से 19% हिस्सा अन्य प्रजातियों से आता है, तो मानव होने का अर्थ ही क्या है? हजारों वर्षों से हम खुद को एक सरल कहानी सुनाते आ रहे हैं। होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ, हम वहां से चले गए, हमने बाकी सभी को विस्थापित कर दिया और अब हम ही एकमात्र बचे हुए इंसान हैं। लेकिन वह कहानी झूठी है। आधुनिक मनुष्य एक संकर प्रजाति हैं, एक आनुवंशिक मोजेक। हम में निएंडरथल डीएनए, डेनिसोवन डीएनए, लुप्त हो चुकी आबादी का डीएनए और सैकड़ों हजारों साल पहले अलग हुए प्राचीन अफ्रीकी वंशों का डीएनए मौजूद है। पृथ्वी पर हर आबादी मिश्रित है, शुद्ध वंश का विचार मौजूद नहीं है, न तो आनुवंशिक रूप से न ही ऐतिहासिक रूप से। कुछ शोधकर्ता अब एक और भी अजीब सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमें जीन के अलावा और भी कुछ विरासत में मिला है? एपिजेनेटिक्स नामक एक वैज्ञानिक शाखा है। यह अध्ययन करती है कि आघात और वातावरण किस प्रकार आपके डीएनए पर रासायनिक निशान छोड़ सकते हैं, और ये निशान आपकी संतानों में भी जा सकते हैं। होलोकॉस्ट पीड़ितों के बच्चों के जीन में तनाव के लक्षण पाए जाते हैं। अकाल पीड़ितों के बच्चों का चयापचय असामान्य होता है। यदि आघात वंशानुगत हो सकता है, तो क्या स्मृति भी वंशानुगत हो सकती है? क्या हम निएंडरथल अनुभवों की गूंज को अपनी कोशिकाओं में बंद करके रख सकते हैं? हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आपका डीएनए सिर्फ यह नहीं बताता कि आप कहां से आए हैं, यह इस बात का रिकॉर्ड है कि आपसे पहले कौन कौन आए और उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया। उनके विलुप्त होने के 40,000 साल बाद भी निएंडरथल आज भी आपके अंदर मौजूद हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, आपकी बोलने की क्षमता में, आपकी जीवित रहने की शक्ति में। हमने उन्हें बदला नहीं, हम उन्हीं की तरह बन गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अनेक अज्ञात प्राचीन प्रजातियां हैं जिनका डीएनए जीवित मनुष्यों में मौजूद है। ऐसी प्रजातियां जिनके जीवाश्म हमें कभी नहीं मिले, ऐसी प्रजातियां जो दिखने में शायद हमसे बिल्कुल अलग थीं। हम मानव जीनोम का अनुक्रमण जितना अधिक करते हैं, उतने ही अधिक रहस्य हमें मिलते हैं। अकेले अफ्रीका में ही शोधकर्ताओं ने कम से कम 2 अलग अलग लुप्तप्राय आबादी का पता लगाया है। एक, वह जो पश्चिम अफ्रीकियों के साथ घुल मिल गई। दूसरी, वह जो मध्य अफ्रीकी पिग्मी समूहों के साथ अंतर प्रजनन करती थी। इस प्राचीन डीएनए का कुछ अंश निएंडरथल मानव विभाजन से सैकड़ों हजारों साल पहले का है। ये चचेरे भाई बहन नहीं थे,
ये दूर के रिश्तेदार थे। शायद मानव वंश वृक्ष की वे शाखाएं भी थीं जिन्हें हम विलुप्त मान रहे थे। लेकिन वे विलुप्त नहीं हुए, पूरी तरह से नहीं। वे आप में निवास करते हैं। मुझे एक सवाल हमेशा परेशान करता है। आपके अंदर कितनी विलुप्त प्रजातियां जीवित हैं जिनका नाम विज्ञान ने अभी तक नहीं रखा है? हर जीनोम एक कहानी कहता है और हमने अभी तो उन्हें पढ़ना शुरू ही किया है। अगली खोज मानव होने के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को पूरी तरह से बदल सकती है और यह आपसे भी आ सकता है। अगर आपने डीएनए टेस्ट करवाया है, समय तो कमेंट करके बताएं। हो सकता है आप अपने अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपाए बैठे हों जिसे अभी तक किसी ने नहीं खोजा हो।